हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स का जो रिमेनिंग पोर्शन बचा था। आज जो भी बचा है उसको और डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि नीट के पर्पस से बच्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज फिर से और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक उठाते हैं हम, रेक्टेंगल। कौन सा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या कहता है ये आपको पता ही है। हमें बस यहाँ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, क्या हमारा यूज हो सकता है। एक रेक्टेंगल जिसकी फेस टू फेस वाली साइड है क्या होती है बच्चा, वो बराबर होती हैं। ऐसी शेप को कहा जाता है रेक्टेंगल। और ये कहलाती है इसकी लेंथ और ये कहलाती है इसकी विड्थ। और विड्थ ये भी बराबर होती है, ये भी लेंथ बराबर होती है। और सारे एंगल कितने होते हैं बच्चा? सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। और अपोजिट वर्टेक्स को अगर आप मिला दो, अगर अपोजिट वर्टेक्स को आप मिला दो तब आपका बनता है डायगोनल। ये होता है डायगोनल डी। तो यहीं से मैं बात कर लेता हूं, इसका पैरामीटर होता है, एक पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर कितना होता है बच्चा? 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस के ब्रेथ होता है। और एरिया होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कि नहीं? हाँ, बहुत यूज होने वाला। जहां जहां एरिया अंडर दी कर्व की जरूरत पड़ेगी वहां रेक्टेंगल हमारा बनता है काफी जगह पर, है कि नहीं? हाँ। और हमारा डायगोनल की कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, डी अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस के ब्रेथ का स्क्वायर। डायगोनल क्या है? डी अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस के ब्रेथ का स्क्वायर, ये रहता है। सिमिलरली हमारा आता है बच्चा स्क्वायर। स्क्वायर क्या कहता है? ये कहता है सारी साइड बराबर रहनी चाहिए, ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री रहना चाहिए। ठीक है भाई, चलो बना देते हैं। ये रहा हमारे पास स्क्वायर। और स्क्वायर ने क्या कहा? स्क्वायर ने ये कहा भाई एक काम करो, मेरी सारी साइड बराबर कर दो। चलो मैंने सारी साइड बराबर कर दी। और ये भी कहा इसने, और क्या कहा इसने? ये कहा भाई मेरा डायगोनल भी निकालो। और डायगोनल भी निकाल लेते हैं। और डायगोनल जो होते हैं बच्चा वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। कितने पर? 90 डिग्री पे होते हैं। याद रखना ये कितना एंगल होता है? हाँ, सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। और डायगोनल जो बाइसेक्ट करते हैं वो भी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है भाई, पेरीमीटर कैलकुलेट कर लें। पैरामीटर कितना होता है? वो होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड होता है। अगर एरिया की बात कर लें भाई, वो कितना होता है? एरिया जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, दैट मीन्स ए स्क्वायर होता है कि नहीं? बिल्कुल। डायगोनल की बात कर लें तो डायगोनल कितना होता है? डायगोनल जो होता है बच्चा वो होता है √2 टाइम्स ऑफ ए, या √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। और हाफ ऑफ डायगोनल की जरूरत पड़ जाती है। किसकी? हाफ ऑफ डायगोनल। हाफ ऑफ डायगोनल कितना होता है? √2a/2। तो कितना आ जाएगा? a/√2, a/√। हाफ ऑफ डायगोनल कितना होता है बच्चा? ये वाला है, ये जो मैंने मार्क किया ब्लू, ये आपका हाफ ऑफ डायगोनल है, वो चारों तरफ से आएगा। और डायगोनल जो होते हैं 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या डायगोनल क्या होता है? डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और सारे एंगल तो 90 डिग्री रहते हैं। ऑल एंगल क्या रहते हैं? 90 डिग्री। ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, सही है भाई। यहीं से बात कर लेते हैं बच्चा, ये रेक्टेंगल की बात कर ली, यहीं से बात कर लेते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर की बात कर लें। सिलेंडर का हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? यहाँ सिलेंडर की यहाँ जरूरत पड़ेगी हमारी। सिलेंडर कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आपका सपोज दैट ड्रम हो गया, इस टाइप की शेप आपकी। या वायर आपका कौन सा होता है? सिलेंडर होता है। वायर जो होता है वो कौन सी शेप का होता है? सिलेंड्रिकल शेप की होता है बच्चा। ठीक है भाई, ये बना देते हैं एक सिलेंडर। ये बन गया हमारा ड्रम। ड्रम की शेप का होने वाला जो होता है वो आपका सिलेंडर होता है। और सिलेंडर की जो होती है लेंथ ले लेते हैं, या हाइट भी ले सकते हो, या तो हाइट दे देते हैं, चलो h दे दिया। और इसकी ये जो होती है बच्चा मिड पॉइंट से, ये होती है इसकी रेडियस। और यहाँ 2 सरफेस होती हैं, एक होता है कर्व सरफेस। एक कौन सी होती है? कर्व सरफेस। और एक होती है आपकी बेस सरफेस। ये क्या होता है? बेस, है ना? बिल्कुल। यहीं पे बात कर लें अगर हम
इसकी किसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसमें जरूरत पड़ जाती है आपकी बच्चा एरिया की और वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की बात कर लें, वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं। और सरफेस एरिया दो होते हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, कौन सा, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में सी एस ए लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है बच्चा, या एल भी कह सकते हो, 2 पाई आर एल भी कह सकते हो, एक ही बात है ना। वैसे होता है बेस सरफेस एरिया, बेस सरफेस एरिया। बेस सरफेस एरिया की बात कर लें तो इसको बोलते हैं बी एस ए। वो कितना होता है, दो बेस होते हैं सिलेंडर के, कितने, 2 पाई, और एक बेस क्या होता है, सर्कुलर, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यार क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, चलो यहीं से बात कर लेते हैं। ये वॉल्यूम की बात कर ली। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 2 पाई आर एच प्लस के 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, 2 पाई आर कॉमन आ गया, एच प्लस के आर, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा। वैसे ही हम बात कर लेते हैं किसकी, सिलेंडर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें, अच्छा सिलेंडर तो हो गया भाई, कोन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, कोन की बात कर लेते हैं। कोन की हमें वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हाँ कोन की जो जरूरत पड़ सकती है वो आपका सीएम के केस में पड़ सकती है, बाकी जरूरत पड़ती नहीं है। सीएम में आपका जरूरत पड़ती है जहां पर आके सेंटर ऑफ मास में, है ना। तो सिलेंडर कैसे, कौन कैसा होता है बच्चा, कौन होता है आपका जैसे आपका बर्थडे कैप होता है कि नहीं, कौन सा, बर्थडे कैप, है कि नहीं। हाँ जी, ये जो होता है बच्चा, ये इसकी होती है हाइट एच, और इसको बोलते हैं एल, जो होती है स्लैंट हाइट, कौन सी, स्लैंट हाइट होती है कि नहीं। हाँ जी, और ये जो है हमारे पास रेडियस होती है इसकी आर। तो यहीं से फिर से हमारी निकालते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का 1/3 होता है। ठीक है भाई, चलो और बात कर लेते हैं इसकी स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट जो होती है एच के लिए एल जो हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ बच्चा एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अगर क्यों, क्योंकि बेटा एल जो है वो हाइपोटेनियस है। अगर आप देखो एक ट्राइंगल बन रहा है जिसकी हाइपोटेनियस है, क्लियर। हाँ जी, यहीं से बात कर लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को मैंने ऊपर क्या बोला, सी एस ए, तो मैं सी एस ए लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, है ना, सी एस ए। सी एस ए मीन कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल होता है बच्चा। वैसी बेस सरफेस एरिया बी एस ए, बेस सरफेस एरिया बी एस ए, वो कितना होता है बच्चा, एक सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। फिर आता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल प्लस के पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन आ जाएगा, पाई आर, क्या बनेगा, एल प्लस के आर, पाई आर इंटू एल प्लस के आर। ये बात किसकी कर ली हमने, कोन की कर ली। ठीक है भाई, यहीं पे बात कर लेते हैं बच्चा क्यूबॉइड की, है ना, क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। चलो भाई क्यूबॉइड की बात कर लें। क्यूबॉइड क्या कहता है, क्यूबॉइड ये कहता है कि मैं कुछ इस तरह से होऊंगा जैसे मैच बॉक्स, कौन सा वाला, मैच बॉक्स जो होता है आपका, वो जो होता है वो आपका क्यूबॉइड की शेप का होता है बच्चा। मैच बॉक्स जो होता है, माचिस जो होती है आपकी, वो किसकी शेप की होती है, क्यूबॉइड की। या एक बुक जो होती है बच्चा, वो भी किसकी शेप की होती है, क्यूबॉइड की शेप की होती है कि नहीं, वो भी क्यूबॉइड की शेप की होती है। इसमें होता क्या क्या है बच्चा, वो लेंथ, ब्रेथ और इसमें हाइट होती है कि नहीं। तो आपको ये तो पता ही है कितने फेस होते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 फेस होते हैं। फेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ फेस जो होते हैं, नंबर ऑफ फेस जो होते हैं बच्चा वो कितने होते हैं, 6। और नंबर ऑफ कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, या वर्टेक्स भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स या कॉर्नर, वर्टेक्स और कॉर्नर, जो वर्टेक्स या कॉर्नर कितने होते हैं बच्चा, वो 8 होते हैं, है ना। वैसे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एजेस की बात करें तो देखो काउंट करके दिखा दें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितनी होती हैं? नंबर ऑफ एजेस जो होती हैं, नंबर ऑफ एजेस होती हैं बच्चा 12, कितनी? 12 होती हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं बेटा वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता है ना। फिर हम बात कर लेते हैं बच्चा सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया TSA वो होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, ब्रेथ इनटू हाइट, हाइट इनटू लेंथ, ये होता है बेटा सरफेस एरिया। अगर हम बात कर लें डायगोनल की, इसके डायगोनल की बात कर लें, डायगोनल की बात करते हैं तो बच्चा वो आता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। ये किसकी बात कर ली हमने? क्यूबॉइड की बात कर ली है ना। ये कहाँ यूज हो सकता है आपका? ये बोल देगा आपका, जैसे आपका फ्लक्स वाले केस में आपका यूज होता है। फ्लक्स में आपका यूज होता है, कितने फेसेस आपका दे देगा। सिलेंडर का भी फ्लक्स में यूज करता है। सिलेंडर का तो आपका वायर के साथ में तो यूज है ही है, बिल्कुल है कि नहीं। यहीं पे मेरे से बात कर सकता है बच्चा, यहीं पे बात कर लेगा अगला क्यूब क्यूब की बात कर ले तो क्यूब क्या कहता है? मेरे सारे फेस बराबर होने चाहिए। किस तरह से? ये इस तरह से बच्चा, ये बन जाता है आपका क्यूब बनेगा। देखो कितना प्यारा सा है कि नहीं, बिल्कुल। ये आपका रहा क्यूब, ये आपका रहा, ये आपका रहा, है ना, ये आपका रहा, ये आपका रहा। ये क्या बन गया बच्चा? क्यूब बन गया, है ना। यहां से ये होता है इसका ए, और ये भी क्या होता है? ए, और ये भी क्या होता है? ए। फिर से नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ फेस क्या बेटा? नंबर ऑफ फेस की बात कर ले, नंबर ऑफ फेसेस की बात कर ले, वो कितने होते हैं? 6। नंबर ऑफ कॉर्नर की बात कर लें, वो भी कितने होते हैं बच्चा? 8 होते हैं। उतने ही होते हैं जितने आपके क्यूबॉइड में होते हैं। जितने क्यूबॉइड में होंगे उतने ही आपके होंगे, है ना। वैसी नंबर ऑफ एजेस की बात कर लें, नंबर ऑफ एजेस की बात कर लें तो नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं बच्चा? नंबर ऑफ एजेस आपकी होती हैं, मैंने लिखा रखा है 12, है ना। ये भी कहाँ यूज होगा बच्चा? ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है आपका कहाँ? फ्लक्स के केस में। और पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से, फ्लक्स के केस में आपका यूज होता है ना। वैसे अगर मैं बात करूं किसकी? सरफेस एरिया की। किसकी? सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया जो होता है इसमें 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि कितने फेस होते हैं? 6, और एक फेस कितना है? ए स्क्वायर के बराबर, तो कितना हो जाएगा? 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, है ना, बिल्कुल। आपका बात कर लेते हैं सपोज दैट वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कितना होता है बच्चा? वॉल्यूम होता है ए का क्यूब। कितना? ए का क्यूब आपका इसका वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। यहां से बात कर लेते हैं बच्चा स्फीयर की, है ना। किसकी? स्फीयर की। स्फीयर भी आपका बहुत ज्यादा यूज होगा। स्फीयर भी बहुत काम का है। स्फीयर तो इतना काम का है आपका, बहुत ज्यादा। ग्रेविटेशन में काम आएगा, है ना, चार्ज के साथ में काम आएगा, बहुत जगह पे काम आने वाला है स्फीयर तो हमारा, है ना। स्फेरिकल कोई भी चीज हो सकती है ना। हाँ, और आपका उसमें भी काम आएगा, बोलते हैं उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आपका काम आएगा स्फीयर का ना। तो स्फीयर तो हमारा काम का बहुत ज्यादा है ना। ये आपका स्फीयर रहा जिसकी रेडियस कितनी रहेगी बच्चा? आर रहेगी, है ना। और डायमीटर कितना रहता है बच्चा? डी रहता है। तो डी इज इक्वल टू कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ आर के रहता है ना, बिल्कुल। वॉल्यूम कितना रहता है इसका बच्चा? वॉल्यूम से हमारा काम आता है। वॉल्यूम कितना होता है बच्चा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे बच्चा कनेक्ट क्या करता है? डेंसिटी को। किसको? डेंसिटी को कनेक्ट करता है। तो डेंसिटी बराबर किसके होता है बेटा? रो बराबर होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा मास को प्रोपोर्शनल करता है। मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना है बच्चा? रो इनटू वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब आपका मास हो जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी पूछ लेता है। क्या? प्रोपोर्शनलिटी। तो प्रोपोर्शनलिटी मास की आर पे कितनी होती है बेटा? आर क्यूब। कितनी प्रोपोर्शनलिटी होती है मास की? आर पर आर क्यूब की प्रोपोर्शनलिटी होती है। चाहे तो रेडियस की बात करें चाहे डायमीटर की बात करें, एक ही बात होता है। मैं कहूं m1/m2 पूछे तब भी r1/r2 का होल क्यूब, या फिर d1/d2 का होल क्यूब, एक ही बात है ना। वैसे हमारा एक फॉर्मूला इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बहुत काम आता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर।
ये काम में आता है। क्यों काम में आता है? क्योंकि बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्फीयर के ऊपर, तो किस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा? सरफेस पे। वो डिपेंड करेगा कैसा मटेरियल है, कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, आपका डिपेंड करेगा। तो सरफेस आपकी जरूरत पड़ती है तो हम सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4πr²। या फिर आपका यूज होता है इंटेंसिटी के केस में आपका, तो वो भी हम देखेंगे आगे चल के, है ना। बिल्कुल। वैसे हम बात कर लेते हैं बेटा हेमीस्फीयर की। किसकी? हेमीस्फीयर की। हेमीस्फीयर भी इसका भाई है। इसका भाई कैसे है बेटा? ये रहा आपका हेमीस्फीयर, ये आपका हेमीस्फीयर रहा। फिर से मैं बना देता हूं थोड़ा सा, ये रहा, है ना। ये हेमीस्फीयर रहा जिसकी जिसकी आपकी रेडियस जो होती है बच्चा, रेडियस जो होती है इसकी r रहेगी, है ना। तो आपका हेमीस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बच्चा, वॉल्यूम होता है इसका, वॉल्यूम होता है वो 4/3 होता है, ये 2/3 πr³ रहता है ना। वैसे ही रहता है। सरफेस एरिया जो होता है बच्चा इसमें, सरफेस एरिया, अब इसमें सरफेस एरिया दो बनते हैं, एक होता है CSA और एक होता है BSA। BSA क्योंकि CSA कितना होता है बच्चा? 2πr², आधा होता है 4πr² का आधा, और एक बेस होता है जो सर्कुलर होता है, वो होता है πr²। तो कितना बन जाता है बच्चा? 3πr² बन जाता है। कितना? 3πr² बन जाता है। क्लियर है? हाँ जी। एक आता है बच्चा डिस्क। कौन सा? क्या आता है? डिस्क। डिस्क की बात कर रहे हैं तो डिस्क अगर हमारे पास है बेटा, तो डिस्क भी हमारे पास डिपेंड करेगा कैसी है। तो डिस्क हमारे पास बेटा, अगर हमारे पास थिकनेस दे रखी है तब तो ठीक है। जैसे हमारे पास ये डिस्क इसी तरीके की होगी बच्चों, ये है ना, ये डिस्क है आपके पास। तो इसका बेटा सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया जो होता है वो πr² होता है, और वॉल्यूम जो होता है डिस्क का बेटा, वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr² इंटू टी। कितना? πr² इंटू टी। टी क्या है? आपकी थिकनेस। तो यहां पर जो कनेक्ट करता है मास, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किसके बराबर आ जाएगा बच्चा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के। तो डेंसिटी वैसी रहेगा πr² इंटू टी आपका आ जाएगा। तो यहां से बेटा मास का फॉर्मूला ये आ जाएगा, और मास जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिस्क के केस में वो r² के हो जाएगा। ये भी बड़ा काम में आएगा, सीएम के केस में काम आएगा, और काफी सारे क्वेश्चन में आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के काम में आएगा, कई जगह पे हमारा काम में आएगा, है कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल बच्चा। यही इस पे बेटा होलो डिस्क की बात कर लेता है। होलो स्फीयर की, सॉरी होलो स्फीयर कह दें। होलो स्फीयर में बस इतना होगा कि आपका अंदर कैविटी दे देगा, सपोज दैट कुछ इस तरह से बच्चा। ये आपका एक स्फीयर हो गया, ये आपका दूसरा स्फीयर हो गया। एक की रेडियस अंदर की r1 होगी, दूसरे की बेटा r2 होगी। होलो हो जाएगा। यहाँ पर आपका मटेरियल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका बस इतना फर्क पड़ जाएगा, यहाँ से इतना फर्क पड़ जाएगा। तो वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा 4/3 πr² का क्यूब माइनस के r1 का क्यूब हो जाएगा, इतना हो जाएगा। वैसे डिस्क के केस में अगर एरिया की बात करेगा तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ होलो स्फीयर की, हेमीस्फीयर की जो भी बात करेगा, चलो उसकी इतनी जरूरत इसकी पड़ती नहीं है, इसलिए इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम, है ना। और नया टॉपिक बात करते हैं हम। स्क्वायर हो गया। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी हमारा कई जगह पे काम आएगा बच्चा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब कि दो इक्वेशन दे रखी होंगी और उनका सॉल्यूशन फाइंड कराएगा, कितना होगा, वैल्यू फाइंड करने की रहेंगी हमारी, है ना। जैसे हमारे पास में होता किस तरीके से, a1x प्लस के b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस के b2y इज इक्वल टू c2। अब इनको सिंप्लीफाई करेगा, बाय एलिमिनेशन मेथड कर सकते हो, कई सारे मेथड होते हैं, बट सिंपली आप कोफिशिएंट एक जैसे बनाकर करो, जो एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ इसके ऊपर, है ना। जैसे फाइंड करना होगा, जैसे 2x प्लस के y इज इक्वल टू 8 एंड x माइनस के y इज इक्वल टू 2, सपोज दैट ये है, या x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ 4। चलो कितना कर दूं बच्चा, 4, हाँ 4। तो यहाँ से बच्चा ये आ जाएगा। अब यहाँ से सोल्व कराएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो बेटा दोनों के कोफिशिएंट जो हैं y के बराबर बराबर हैं, एक 1 है एक 1 है, दूसरा भी 1 है ना। तो आप इसको क्या करोगे, बाई एडिंग अगर ऐड हम कर दें तो कौन खत्म हो जाएगा बेटा, प्लस 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 रहता, तो कौन खत्म हो जाएगा बच्चा, बाई खत्म हो जाएगा,
कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास निकल के 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 और 4 12, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 4 जा 12। तो y हमें निकालना रहेगा, तो किसी भी इक्वेशन से निकाल दो। y इज इक्वल टू क्या है x माइनस के 4, तो x की वैल्यू बेटा 4 माइनस के 4, y की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा 0 इसके लिए, है ना। वैसे ही अगर हम बात कर लें सपोज दैट x प्लस के 2y इज इक्वल टू 12 एंड 3x या 2x प्लस माइनस के y इज इक्वल टू 6, सपोज दैट ये ले लिया। अब इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो यहाँ बेटा कोफिशिएंट एक जैसे करने रहेंगे, किसी एक की कर लो जिसके मन चाहो। मान लो बाई की कर दें हम, चलो बाई की कर देते हैं, मल्टीपल 2 से कर दिया। ऊपर वाली इक्वेशन को बच्चा वैसे रहना दो, 2y इज इक्वल टू 12। नीचे वाली इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया हमने, 2 2 जा 4x प्लस के माइनस के, सॉरी क्या है माइनस के 2y इज इक्वल टू कितना 6 2 जा 12। अब दोनों को क्या कर दो बच्चा ऐड, ये कट जाएगा, है ना। 5x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 24/5। x की वैल्यू आ गई, बाई किसी भी एक से अब निकाल दो आप, जिससे मन चाहे। जैसे हमारे पास क्या है 2x माइनस के y इज इक्वल टू कितना 6, तो एक काम करें यहाँ से निकाल दें, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस के 6, 2 इंटू एक्स की वैल्यू बेटा 24/5 माइनस के 6, y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 48 माइनस के 6 5 जा 30/5। तो कितना आ जाएगा बच्चा y की वैल्यू 16/5, कितना आ जाएगा 16/5 y की वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से सोल्व करते हैं आपके किसी भी इक्वेशंस को, 2 इक्वेशन को आप सोल्व कर सकते हो, है ना। एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको, है ना। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बच्चा प्रोग्रेशन, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है बच्चा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये कहता है तब अर्थमेटिक बनता है बच्चा जब आने वाली टर्म्स जो होती हैं उन टर्म्स का कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस जो रहता है बेटा कांस्टेंट रहता है। डिफरेंस ऑफ क्या, डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल, बराबर बराबर रहे। जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से आपका बनता चले जाता है, एक तरह से बनता चले जाता है ना। तो यहीं से बात कर लेते हैं बच्चा, यहीं से बात कर लेते हैं nth टर्म की। किसकी, nth टर्म की। nth टर्म क्या बनती है बच्चा, यहाँ nth टर्म कोई भी टर्म हो सकती है। जैसे पहली वाली टर्म में कोई डी नहीं है, दूसरी वाली टर्म में कितने डी है बेटा, एक डी है, तीसरी टर्म तीसरी है लेकिन डी कितनी है, 2, तो कितने, एक कम डी है। तो nth टर्म जो बनता है HAN बनता है बेटा a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ये बनता है आपका बेटा nth टर्म का फॉर्मूला। क्लियर। वैसी एक बनता है आपका, एक बनता है बेटा सम का, सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स का क्या बनता है बच्चा, वो भी बता देते हैं। चलो सम ऑफ ऑल टर्म्स जो होता है बच्चा वो होता है, अच्छा ये जो nth टर्म है ये लास्ट टर्म भी कहलाती है, लास्ट टर्म भी कहलाती है, और लास्ट टर्म L से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स L इज इक्वल टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी भी कह सकते हैं, वो भी एक ही बात है बच्चा, है। सम की बात कर लें तो सम क्या होता है, S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी, ये होता है बेटा इसके सम का फॉर्मूला। या फिर S इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस के लास्ट टर्म, ये हो जाता है इसके सम का फॉर्मूला बच्चा। एक क्वेश्चन और साथ में बेटा डी क्या है, बेटा डी है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, डी है कॉमन डिफरेंस, और ए है आपका फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, है ना। तो यहां से बेटा डी जो होता है सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस के सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस के थर्ड टर्म, ये चलती रहती है आपकी कहानी, है ना। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, हम nth टर्म भी, कोई भी टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म हमसे फाइंड करने को बोल सकता है ना। तो यहां से सपोज दैट मैं बोल रहा हूं 1 2
3 4 अप टू n। नंबर ऑफ टर्म कितनी है बच्चा? n है। क्लियर? तो यहां से एक तो ए एन का फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी बनेगा। अच्छा a कितना है बच्चा? वो 1 है। और d कितना है बच्चा? 2 माइनस के 1 कितना है बच्चा? 1 है। अच्छा आप अगर देखो तो 1 2 3 4 5 सब में बेटा कितना डिफरेंस नजर आ रहा है? सब में बेटा एक एक का डिफरेंस नजर आ रहा है। और एक एक का डिफरेंस है तो मतलब कि एपी है ना? एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? बिल्कुल चेक कर लेते हैं। हाँ लिख दिया मैंने। इसको एपी भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको बच्चा? एपी। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं एपी। ठीक है, एपी भी कह सकते हैं। चलो ऊपर आ जाते हैं। ए की वैल्यू कितना बच्चा? 1 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितना बच्चा? 1 1 और 1 का मल्टीपल आप करोगे बच्चा, 1 का मल्टीपल करो तो क्या बन जाएगा? ए एन इज इक्वल टू बन जाएगा 1 प्लस के एन माइनस के 1। 1 से 1 कटेगा तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी बच्चा? एन। एनथ टर्म क्या आ गई? एन। मतलब कि पहली टर्म तो 1, दूसरी तो 2, तीसरी तो 3। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना? बिल्कुल। यही से अगर मैं बात कर लेता हूं बच्चा किसकी, बात कर लेते हैं बेटा सम की। सम कितना होता है इसका? सम होता है बेटा मैंने बताया एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी, ये होता है। तो एन अपॉन 2 2a की वैल्यू कितना बच्चा? 1 प्लस के एन माइनस एन टर्म्स का बोला है इंटू डी की वैल्यू कितना बच्चा? 1। इसको आप सिंप्लीफाई करें, एन अपॉन 2 इंटू 2 प्लस के एन माइनस के 1। बेटा एक कम होगा तो क्या बन जाएगा? एन इंटू एन प्लस के 1 अपॉन 2। ये होता है एन नेचुरल नंबर का सम। क्या है बेटा? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का जो सम होता है बच्चा वो होता है एन इंटू एन प्लस के 1 अपॉन 2। ये याद भी रखना बहुत काम का है ना? वैसे आपका पूछ ले आपका 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 अप टू चलता चले जाए एन टर्म्स तक, अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म। बेटा एन टर्म्स लिखा मैंने, ना कि ये लिखा मैंने कि एन लास्ट है ना? तो यहां से ए एन निकाल दें आपका। चलो ए कितना आ जाएगा? पहले तो ये लिख देता हूं। चलो ए कितना है बच्चा? A1 है। डी कितना? सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा बच्चा? 2। तो ए एन कितना आ जाएगा बच्चा? ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू कितना बच्चा? 1 प्लस के एन माइनस के 1 और डी की वैल्यू कितना बच्चा? 2। तो ए एन कितना आ जाएगा बच्चा? 1 प्लस के 2 का मल्टीपल 2n माइनस के 2, तो कितना आ जाएगा? 2n माइनस के 1। ये इसकी आ जाएगी nth टर्म। लेकिन इससे हमें फायदा नहीं है कुछ भी, हमें इसके सम से फायदा होगा। सम कितना आ जाएगा बच्चा? सम इज इक्वल टू आ जाएगा n अपॉन 2 इंटू 2a। ए की वैल्यू कितना बच्चा? 1 प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितना बच्चा? 2। क्लियर? हाँ जी। n अपॉन 2 इंटू 2 प्लस के 2n माइनस के 2। बेटा 2 से 2 कटेगा, n अपॉन 2 इंटू 2n, n अपॉन 2 इंटू 2n, 2 से 2 कटेगा कितना आ जाएगा बेटा? n स्क्वायर। दैट मीन्स सम ऑफ एन ओड नंबर। ओड नंबर जो होता है वो होता है बच्चा एन स्क्वायर। जितने ओड नंबर होंगे, 3 ओड नंबर तो 3 का स्क्वायर, 4 ओड नंबर तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये होती है बच्चा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? वैसे हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं जीपी, जिसको बोलते हैं जीपी, वो कब कहलाएगी बच्चा? एपी में क्या होता है? एपी में कॉन्जुगेटिव डिफरेंस आपका बराबर रहता है। यहां कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशियो बराबर रहता है। रेशियो ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म, कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज इक्वल या कांस्टेंट। इज कांस्टेंट या इक्वल भी कह सकते हैं। कांस्टेंट या इक्वल, कांस्टेंट या इक्वल भी कह सकते हैं, एक ही बात है ना? जैसे मैं एक प्रोग्रेशन लिखूं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, बच्चा ये चलता चले जाता है। और लास्ट की टर्म अगर मैं लिखूं तब पहली टर्म में कोई आर नहीं है, दूसरी में एक आर है, तीसरी में 2 आर है, तो क्या बन जाएगा? ए इंटू आर की पावर एन माइनस के 1। दैट मीन्स nth टर्म क्या बनती है बच्चा इसमें? nth टर्म
nth टर्म बनती है बच्चा, nth टर्म बन जाती है यहाँ, nth टर्म an बनता है a इंटू आर की पावर n-k1, ये nth टर्म। अच्छा इसमें सम की बात कर रहे हैं, सम फॉर फाइनाइट जीपी, फाइनाइट जीपी। फाइनाइट जीपी का मतलब क्या होता है, जिसमें लास्ट टर्म आपको पता हो, ये पता हो लास्ट टर्म क्या हो, है ना। लास्ट टर्म अगर है पता तब उसको बोलते हैं फाइनाइट जीपी, और जिसमें लास्ट टर्म पता नहीं हो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। यहाँ क्या होता है बच्चा, लास्ट टर्म नोन होता है। क्या होता है, लास्ट टर्म नोन, लास्ट टर्म नोन होता है, लास्ट टर्म नोन होता है ना। यहां से अगर मैं बात करूं बच्चा सम की बात करना, तो सम होता है बच्चा a इंटू आर की पावर n-k1 अपॉन r-k1, ये फॉर्मूला बन जाता है। बट ये हमारे काम का नहीं, ये भी काम का नहीं है। हमारे काम का क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म नॉट नोन, नॉट नोन, लास्ट टर्म का नहीं पता कहां तक जा रही है, चलती चली जा रही है, कोई भी सीरीज आगे चलती चली जा रही है। कैसे, ए आर स्क्वायर आपकी आगे चलती चली जा रही है, लास्ट टर्म का पता नहीं है कहां तक है, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी। और उसका बच्चा सम होता है उसका इनफाइनाइट जीपी का a अपॉन r-k1। ये कब लगेगा, व्हेन r ग्रेटर देन 1। और सम लगेगा बच्चा a अपॉन 1-k r, ये कब लगेगा, व्हेन r लेस देन 1। ये तब लगेगा जब r लेस देन 1 रहेगा, 1 से कम रहेगा तो 1-k r, ज्यादा रहेगा तो r-k1। ये होता है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, है ना। तो यहां से बेटा काम कैसे करता है, जैसे आपका सपोज दैट कोई भी क्वेश्चन आपके दिखा दें, जैसे 2, 4, 6, 8, इस तरीके से बनेगी, ये इनफाइनाइट जीपी बन जाएगी, है ना। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा 2, और r कितना हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4। तो s जो हो जाएगा सम इनफाइनाइट का a अपॉन r-k1। तो a की वैल्यू कितना बच्चा 2, और r की वैल्यू 2-k1 कितना आएगा, 2/1 कितना आएगा बच्चा 2। ऐसे काम में आ जाएगा हमारा, हाँ बिल्कुल ऐसे काम में आ जाएगा। कोई भी बना सकता है इनफाइनाइट जीपी, रेशियो बराबर रहना चाहिए। जैसे आपका बना सकता r 2r, r 2r, 4r और 8r, इस तरीके से आपका बना सकता है। तो यहां से बच्चा a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा आपका बच्चा r, और कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा 2r अपॉन r, और r से r कटेगा, कॉमन रेशियो कितना बन जाएगा बच्चा 2 बन जाएगा, है कि नहीं। बिल्कुल। सम कितना बन जाएगा, यहां से सम बनेगा a अपॉन r-k1। a कितना बच्चा r, और r कितना बच्चा 2-k1, r आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा बच्चा, है। ये है आपका जीपी। वैसे ही आता है यहां पर, अगर 4 2 टर्म की बात कर ले, 4 2 टर्म्स, बेटा 2 टर्म्स की अगर हमसे बात करें, किसकी, 2 टर्म्स की बात करें, तो 2 टर्म्स की अगर बात करेगा बच्चा, तो 2 टर्म्स में क्या रहेगा, 2 टर्म्स में क्या रहेगा बच्चा, तो 2 टर्म्स की अगर बात करें तब हमारे पास, जैसे 2 टर्म्स हमारी बात कर ले a एंड b, किसकी बात कर ले, a एंड b, तो बेटा अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है इसका बेटा a प्लस के v/2, और ज्योमेट्रिक मीन होता है कौन सा, ज्योमेट्रिक मीन आपका बच्चा होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। और वैसी होता है बच्चा हार्मोनिक मीन, कौन सा, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की अगर हम बात करें बच्चा, तो हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है बच्चा वो 2ab अपॉन a प्लस के b होता है, कितना 2ab। ये हमारा भी काम आएगा, जैसे हमसे कहीं कहीं जरूरत पड़ जाएगी a प्लस के b अपॉन 2, तो हम उसको बोलेंगे कौन सा, अर्थमेटिक मीन है। जैसे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा, अगर हाफ डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस 2 वेलोसिटी से कवर करता है, तब 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस के v2, वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है 2 वेलोसिटीज का। ऐसे टर्म्स को बोलते हैं बेटा हार्मोनिक मीन। क्लियर है, हाँ जी। इसी तरीके से आपका बेटा हम जो रिमेनिंग इसका और पोर्शन, थोड़ा सा और पोर्शन बचा है, उसको बच्चा मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, है ना। आज यहीं तक डिस्कस करते हैं, है कि नहीं। लेकिन इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, जो भी टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ बच्चा, ये आगे नीट के सिलेबस में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, बहुत ज्यादा।
और फिजिक्स इनके बिना नहीं चलती। फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स के बिना चलेगी ही नहीं आगे, ठीक है। तो नई नई वीडियो के लिए बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करना और शेयर करना दोस्तों के साथ बिल्कुल नहीं भूलें। और तब तक के लिए थैंक यू।